हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। केट डगलस एंड विगिन की एक छोटी सी पतली सी बुक है अ चाइल्ड्स जर्नी विद डिकेंस। इसे स्टडी करना है इस ट्यूटोरियल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगा। सेंट जेवियर एकेडमी, जो कि बारालोटा डाल्टनगंज झारखंड में है। तो क्लास 7 के स्टूडेंट तनिष्क सोनी ने मुझे ये सबसे पहले भेजी थी रिक्वेस्ट की, सर इस पे लेसन एक हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। और फिर अपने बुक की जो इमेजेस हैं लेसन की, वो मेरे पास भेजी और फिर मैंने टाइप करके सारी सारा मैटर तैयार कर लिया और आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि ये विंड चाइम्स क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड की बुक से ये लिया गया है, तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स और सॉल्यूशन सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यहाँ हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन अगर आपको इसके इंग्लिश मीनिंग्स चाहिए तो भरपूर आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट पर जाइए, वहाँ विजिट करिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड्स जर्नी विद डिकेंस का मतलब यह है कि डिकेंस यानी चार्ल्स डिकेंस की बात हो रही है। चार्ल्स डिकेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे जब इस ट्यूटोरियल में उनका नाम आएगा। जर्नी, यहाँ ट्रेन जर्नी की बात की जा रही है। चाइल्ड यहाँ पे सिर्फ ये खुद केट डगलस विगिन है। जब ये 12 साल की थी लगभग, तो ट्रेन में इन्हें अपने फेवरेट नॉवलिस्ट से मिलने का मौका मिला था, जो कि चार्ल्स डिकेंस थे। ये घटना लगभग 1868 की है, और ये उन्होंने चीज़ों को जो है लिखा 1912 में एक छोटे से नॉवल में। इस संस्मरण को, जिसे हम कहेंगे कि मेमोयर, है ना, जो चीज़ आपके जीवन में घट गई और फिर आप उसे, है ना, लोगों के सामने पेश करते हो, तो वो आपका संस्मरण होता है, मेमोयर होता है। तो एक प्रकार से मेमोयर है ये, जो उनकी रियल घटना पे आधारित है। तो 1868 में जब वो बच्ची थी, अब कितना कुछ उन्होंने याद करके, रिकॉल करके 1912 में चीज़ें लिखी होंगी, सोचिए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम केट डगलस विगिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हमें जानना चाहिए ऑथर के बारे में, डायरेक्ट स्टोरी पे नहीं कूदना चाहिए। ये इनका एक लाइफ स्पैन है, और वो एक अमेरिकन राइटर थी, एजुकेटर भी थी। क्योंकि देखिए उनका काफ़ी कुछ योगदान जो है किंडरगार्टन मूवमेंट से रिलेटेड है, और उन्होंने खुद भी किंडरगार्टन स्कूल्स ओपन किए। लगभग 60 स्कूल्स मैंने पढ़े हैं उन्होंने ओपन किए थे, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं भाई, अलग अलग फिगर मैच कर सकता है। एंड एस्टेब्लिश ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर किंडरगार्टन टीचर्स, खुद भी उन्होंने उसको डायरेक्शन दिया। इसके अलावा वो अपने चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए जानी जाती हैं, बच्चों के लिए खूब लिखा उन्होंने। और उनकी एक बहुत ही फेमस नावल है, जिस पे फिल्म वगैरह भी बनी है ना। यानी आप कह सकते हो कि वो चिल्ड्रंस नावल है, जिसका नाम है रेबेका ऑफ सनी ब्रूक फॉर्म, 1910 में। और फिर कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे द स्टोरी ऑफ पैट्सी, द बर्ड्स, क्रिसमस कैरोल्स एंड रोज ओ द रिवर, और ऑटोबायोग्राफी है उनकी, है ना, माई गार्डन ऑफ मेमोरी। और ये जो चाइल्ड्स जर्नी विद डिकेंस दी गई है, जो हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं, वो इसका अडाप्टेड फॉर्म है। अडाप्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल जो राइटिंग है ना, उसको कुछ मॉडिफाई करके पेश करना। तो यहाँ पर क्लास 7 के हिसाब से जो छोटा बना दिया गया, कुछ चीज़ें ज्यों की त्यों रखी गई हैं। ज्यों की त्यों का मतलब, अगर वो डायलॉग्स होंगे और वैसे के वैसे रखे गए होंगे तो वो इन्वर्टेड कॉमाज में होंगे, और कुछ अपने वर्ड्स इस्तेमाल करके इसे आपके लायक बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह रेल रोड जर्नी, रेल रोड जर्नी का मतलब वो तो ट्रेन जर्नी की बात हो रही है। वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट फ्रॉम द बिगनिंग। तो जब मैं ट्रेन पे बैठी तो शुरू से ही बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी, एक्साइटमेंट मिल रहा था। एक्साइटमेंट कब होता है? जब आपका हैप्पी मूड होता है ना, आपको कुछ अपने हिसाब से चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, होने की उम्मीद होती है, यू विल एन्जॉय देम। तो वो जर्नी डल नहीं थी, बोरिंग नहीं थी, तो एक्साइटिंग। वो सब आपको पता चलेगा क्यों था। वन मॉर्निंग द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 और 3 मिनट्स। तो 2-3 मिनट के लिए वो ट्रेन जो है वो नॉर्थ बॉर्विक स्टेशन पर रुकती है। नॉर्थ बॉर्विक जो है ये अमेरिका में ही है। यहाँ मैं बता दूं कि इनकी जर्नी जो है वो पोर्टलैंड से शुरू हुई है, ठीक है, और इन्हें जाना है बोस्टन तक। तो आपको मैं पहले ही मैप में दिखा दे रहा हूँ कि पोर्टलैंड से बोस्टन तक का क्या आपको आइडिया हो सकता है। और वहीं पे बीच में नॉर्थ बॉर्विक पड़ता है। सडनली, अचानक, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, गौर किया, द पीपल ऑन द साइड ऑफ द कार। साइड ऑफ द कार का मतलब ये होता है कि जो ट्रेन है, ट्रेन के जो डिब्बे हैं, तो उस वक्त जो है, अब पता नहीं कि इस वक्त डिब्बे स्टील के, लोहे के बनने लगे थे कि नहीं लगे थे, बट एनी हाउ शुरू में जो है वो वुड्स के बनते थे। और वैगन की तरह होते थे, और जहाँ पे शीशे लगे होते थे, भाई इसमें सीट्स लगी हैं ना, कुछ सीट्स ऐसी हैं एंड ऐसी हैं, और इधर शीशे लगे हुए हैं, इधर शीशे लगे हुए हैं, इधर शीशे लगे हुए हैं, इधर शीशे लगे हैं। तो साइड ऑफ द कार ये चीज़ है। आप कहीं बीच में यहाँ बैठे हैं या कुछ हैं, तो कार की साइड में खिड़की से वॉच कर रहे थे। नेक्स्ट टू द स्टेशन, तो स्टेशन के बगल में जहाँ गाड़ी रुकी थी, ऑन देयर फीट, और लोग अपनी फीट पर, मतलब खड़े होकर, लुकिंग आउट ईगरली एट सम ऑब्जेक्ट, अपेरेंट इंटरेस्ट। देखिए अपेरेंट मतलब होता है कि साफ साफ, क्लियर क्लियर, जो दिखाई दे, सुनाई दे, समझ में आए, है ना। आप कह सकते हो क्लियर। इंटरेस्ट आप जानते हैं भाई, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। ऑब्जेक्ट का मतलब चीज़ हो गई।
ईगरली का मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही सीरियसली। व्हेन यू वांट टू नो मोर देन यू आर ईगर। बड़ी उत्सुक निगाहों से लोग बाहर की तरफ किसी चीज़ पर देख रहे थे और साफ पता चल रहा था कि उनका उस चीज़ में लेके काफ़ी इंटरेस्ट है, वो उसको देखना चाहते हैं कायदे से, भरपूर निगाहों से। होता है, हम लोग भी जा रहे होते हैं कहीं सड़क पे और जहाँ भीड़ वगैरह दिखाई देती है तो समझ जाते हैं यार कुछ हो रहा है, चलो हम भी देखें वहाँ पे। आई वॉज नॉट एट एनी एज ए पर्सन टू सिट स्टिल इन हर सीट व्हेन अदर्स वर लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज़। और मैं कोई ऐसी वैसी नहीं थी कि मैं सीट पर चुपचाप बैठी रहूं जब बाकी लोग विंडोज़ के बाहर झांक कर देख रहे हों। मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं चंचल भी थी, चुप बैठने वालों में से नहीं थी। और एट एनी एज मतलब यहाँ पे किसी भी सूरत में मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। जब और लोग झांक रहे हों मैं कैसे बैठ सकती थी। एंड माई स्मॉल नोज वाज क्विकली फ्लैटेंड अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के अपोजिट, के खिलाफ, वन ऑफ द पेन्स। देखिए भाई, ये खिड़की बनी हुई है और इसमें शीशे लगे हुए हैं, और जब आप ऊपर झांकने की कोशिश करोगे, अब सिर तो आपका बाहर जा नहीं सकता है ना, तो आप क्या करेंगे, एकदम उसमें से झांकने की कोशिश, नाक आपकी जो है वो शीशे में फ्लैट हो जाएगी जब दबाओगे आप। तो वो सिचुएशन यहाँ बताई जा रही है। तो ये भी झांक के देखने लगी, बच्ची तो थी। व्हाट डज दिस रिएक्शन सजेस्ट अबाउट द नरेटर्स पर्सनैलिटी। अब इसके आंसर्स मैं बिल्कुल भी यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे देखिए। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट करिए। देयर ऑन द प्लेटफॉर्म स्टूड द एडोर्ड वन। ओह, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर वहाँ खड़ा हुआ था एडोर्ड वन। आप सोचेंगे कोई नाम है क्या? नहीं, मैंने इसे अलग से हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि देखिए, आप देखते हैं कि कोई आपको इतना पसंद होता है कि आप उसे अपने दिल में एक स्पेशल जगह दे देते हो। यू लाइक, लव, एडमायर, बट विद रिस्पेक्ट। आपके मन में स्पेशल श्रद्धा होती है उनके लिए। मतलब यहाँ पर उन लोगों की बात करें जिनकी आप पूजा और आराधना तक करने लगते हैं, और हो सकता है आपके लिए भगवान से कम ना हो। आजकल ये बात सेलिब्रिटीज़ पे लागू होती है। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ है ना, तो उनके इतने बड़े बड़े फ़ैन हैं, दीवाने फ़ैन है ना, कि उनको उनकी बल्कि पूजा तक करते हैं। उन्हें अपने यहाँ पे अपने घरों में उनकी फ़ोटो टांग के रखते हैं, आरती वगैरह दिखाते हैं। इस लेवल का जो आपकी लाइकिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एडोरेशन। प्यारा, दुलारा। तो भैया प्लेटफॉर्म पर सबके प्यारे, सबके दुलारे, सबके चहेते खड़े हुए थे। हिज हैंड्स वर प्लंज्ड। उनके जो हाथ थे, है ना, प्लंज का मतलब वैसे यहाँ पे पुश्ड आप समझ सकते हो, डीप इनटू हिज पॉकेट्स। तो उस वक्त जो पैंट्स होती थी बैगी टाइप की और लंबी लंबी पॉकेट्स होती थी, तो उसमें उन्होंने अपने हाथ डाले हुए थे। बाकी मीनिंग्स वगैरह आपको ना सब कुछ हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। प्लंज माने कूदना भी होता है, थ्रो इनटू भी होता है, सडनली मूव इनटू भी होता है, अचानक डालना भी होता है। तो उनके हाथ जो हैं वो पैंट्स की पॉकेट्स में घुसे हुए थे। अ फेवरेट जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है अपने हाथ से और अपने चेहरे से, आँखों से, इशारों से कोई चीज़ आप शो करने की कोशिश करते हो, जिसका जेस्चर। यहाँ पे फेवरेट का मतलब होता है कि जो जिस व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है, अब देखिए आप समझ गए होंगे चार्ल्स डिकेंस की बात हो रही है, लेकिन चूँकि आया नहीं यहाँ पे नाम, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो वो उनकी मतलब बड़ा अच्छा बॉडी पोस्चर था। सबका अपना अपना होता है। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मुझे मतलब चलते वक्त मुझे पैंट में एक जेब में हाथ डालकर चलने की बहुत अच्छी आदत है। कुछ लोगों को पीछे हाथ करके चलने की आदत होती है। तो सबका अपना अपना एक फेवरेट होते हैं जेस्चर्स। बट प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मतलब होता है कि फ़िलहाल, है ना, सून, जल्दी ही, या आप कह सकते हो अभी अभी या तुरंत ही, वन वाज रिमूव्ड, उसमें से एक हाथ भाई हटाया गया, टू वेव अवे लाफिंगली, हंसते हुए, अ पीस ऑफ द फेमस बॉविक स्पंज केक। स्पंज केक आपने खाया होगा, मैंने भी खाया, अच्छा लगता है। और बॉविक का फेमस वहाँ का रहा होगा स्पंज केक, जैसे हमारे यहाँ कई चीज़ें फेमस होती हैं। लखनऊ की रेवड़ियाँ फेमस हैं, संडीला का लड्डू फेमस है, ऐसे ऐसे फेमस चीज़ें होती हैं। आपके यहाँ क्या फेमस है भैया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑफर्ड माने मतलब उन्होंने पेश किया कि साहब खा लीजिए डिक्कन साहब ये स्पंज केक। टू हिम, किसने पेश किया, मिस्टर ऑसगुड ऑफ बॉस्टन। देखिए बॉस्टन जो है अमेरिका में है, बहुत ही फेमस सिटी है। देखिए अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, इसलिए जो उनका झंडा होता है उसमें जो तारे होते हैं वो 50 स्टार्स होते हैं। उसी में एक है मेन, ठीक है, और एक है वेस्ट वर्जीनिया, और उसी में एक है मैसाचुसेट्स। उसकी स्पेलिंग तो मुझसे गड़बड़ी हो जाती है। तो ये जो पोर्टलैंड है वो मेन में है, मेन स्टेट में। और आगे हम बताएंगे वेस्ट वर्जीनिया और मैसाचुसेट्स को मैंने नाम क्यों लिया। और ये जो ऑसगुड थे ना, ये पब्लिशर थे, अमेरिकन पब्लिशर, है ना। तो किताबें वगैरह वो जो राइटर्स की छापा करते थे, पब्लिश किया करते थे, तो उनके साथ थे उस वक्त इस ट्रैवलिंग कंपेनियन, या ना एंड फ्रेंड। तो जो आपके साथ है वो आपका कंपेनियन है। कंपेनियन का मतलब ही होता है साथी, ठीक है। मेरी हिंदी वीक है, तो उस यात्रा में उनके साथ भी थे। अब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ पे वेब अवे,
तो हाथों से ही, अब मैं वीडियो में लाइव होता आपको कैमरे में तो मैं आपको बताता, लेकिन यहाँ पे कैमरा रख के वीडियो बनाना मुश्किल है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो हाथों से ही उन्होंने कहा, अरे नहीं, 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना। तो ऑसगुड ने उनको पेश किया, ऑफ़र किया, और उन्होंने एक हाथ हटाकर, है ना, एक हाथ पॉकेट में अभी भी है, उसको मना किया। ही वॉज़ चार्ल्स डिकेंस। एडॉर्ड वन है तो इनको वही लाइन में पिंक कलर से कर देता हूँ, है ना। चार्ल्स डिकेंस, द फेमस एंड माई फेवरेट नॉवलिस्ट, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध और मेरे सबसे पसंदीदा उपन्यासकार, नॉवलिस्ट। देखिए, मैं यहाँ पर आपको इतना बता दूँ कि आज जैसे फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, है ना, हमारे यहाँ बॉलीवुड से फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, तो फ़िल्म्स जब रिलीज़ होती हैं, वो हिट सुपर हिट होती हैं। उसके जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके इतने बड़े-बड़े फ़ैन होते हैं, है ना, वो सुपरस्टार्स होते हैं उनके लिए। और जो फैन्स होते हैं ना, उनके लिए सब अडोर्ड वन ही होते हैं। दे अडोर देम इन देयर हार्ट। उनकी फीलिंग्स में उनके लिए किसी भगवान से, किसी गॉड से कम स्थान नहीं होता। और नेशनल इंटरनेशनल सुपरस्टार्स वो होते हैं। उसी तरह से उस वक्त बुक्स पढ़ने का काफ़ी क्रेज़ था, है ना। आज तो लोग जो है बुक क्या है, मीडिया में या यूट्यूब वीडियोज़ में और कार्टून वगैरह देख के काम चला लेते हैं। लेकिन जिस वक्त की बात हो रही है, उस वक्त बुक्स पढ़ने का बहुत क्रेज़ था। तो जब बुक्स रिलीज़ होती थी, है ना, पब्लिश होके आती थी मार्केट में, लोग उनको दीवानों की तरह पढ़ते थे। और उनके राइटर्स जो हैं वो सुपरस्टार्स हुआ करते थे। दे वर द अडोर्ड वंस। उसी प्रकार से उस वक्त चार्ल्स डिकेंस, है ना, दुनिया भर के, बल्कि अब चार्ल्स डिकन को ये कह सकते हो कि ही वाज द फर्स्ट ग्लोबल सेलिब्रिटी। उनकी मतलब क्या बताया जाए, उनकी एडोरेशन का, उनकी फ़ैन फॉलोइंग का, उनकी प्रसिद्धि का, पॉपुलैरिटी का क्या आलम था कि पूछो मत। और हम ये कह सकते हैं कि जब इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है, खासकर विक्टोरियन ईरा, जब किंग क्वीन विक्टोरिया का शासन था, लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, है ना, 1901 में उनकी डेथ हो गई थी, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आप कह सकते हो कि विक्टोरियन ईरा, जिसमें इंग्लैंड काफ़ी मजबूत हुआ, है ना, अपनी उन्नति के लिए जाना जाता है। तो उस समय के तो सबसे फेमस थे ही थे। यानी कितनी फेमस उन्होंने बुक्स लिखी हैं। क्रिसमस कैरोल्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, है ना, कितनी कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने नॉवलें लिखी हैं। आई रिकग्नाइज्ड हिम, मैंने भैया उनको पहचान लिया। एट वंस द स्माइलिंग, मतलब वही मुस्कुराता चेहरा, स्माइल कर रहे थे, फेस जीनियल था। जीनियल का मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि हंसमुख या मिलनसार, है ना। ये आप हंसमुख कह सकते हो या आप मिलर कह सकते हो कि मिलनसार। दरअसल जिसको देखने के बाद जिसकी मुख मुद्रा ऐसी बनी हो कि आपको घबराहट ना हो, मेरे लैंग्वेज में मैं अपनी तरफ से अगर इसको कोट करूँ तो मैं कहूँगा बहुत ही डिसिप्लिन्ड फेस ना हो, कि लोग इतना घबरा जाएँ और जल्दी पास जाने की हिम्मत ना करें। तो बहुत ही काइंड एंड फ्रेंडली उनका मतलब ऊपर से जो जेस्चर था, फेशियल एक्सप्रेशन था। आइज़ ब्रिलियंट थी। ज़रा बताइए, आँखों में चमक कब होती है? जब एक्साइटमेंट होता है और कॉन्फिडेंस होता है। द वॉच चेन, वही देखिए घड़ी पहनी जाती थी, आजकल तो लोग मोबाइल से देख लेते हैं, है ना? द रेड कार्नेशन, कार्नेशन फूल है, जो लोग लगाते हैं, ये पिंक और वाइट कलर का गुलनार का फूल। इन द बटन होल ऑफ हिज कोट, उनके कोट का जो बटन होल था उसमें लगाया था लोग, ना, अच्छा लगता है देखने में। एंड हिज हैंड्स इन पॉकेट्स, और हाथ उनके पॉकेट में थे। इट वॉज ओनली अ मोमेंट्री व्यू। मोमेंट्री मतलब होता है वेरी 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 फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, क्षणिक, पल भर के लिए, है ना। लेकिन वो झलक में पल भर के लिए ले पाई। फॉर द ट्रेन स्टार्टेड, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो गई। एंड डिकेंस अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अलॉन्ग विद एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है के साथ, तो अपने मित्र के साथ वैनिस्ड। वैनिस्ड मतलब होता है गायब हो जाना, है ना। अब भाई जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो गायब हो गए। कोई जादू तो था नहीं गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड टू टेक सीट इन द कार नेक्स्ट, ओहो, जिस ट्रेन में वो जा रहे थे उस ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में, है ना, कार में वो चढ़ गए बैठने के लिए। उसी ट्रेन से जा रहे थे, उसी ट्रेन से उतरे होंगे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। जो जो इनकी जो ओरिजिनल राइटिंग है उसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें ये है कि वो उस ट्रेन से उतरते हैं थोड़ी देर के लिए, तो लोग उनको घेर लेते हैं, बाहर भी और इधर भी, जो ट्रेन के अंदर से भी झांक रहे होते हैं। हाउ आई विश, हाउ आई विश का मतलब काश, क्या बताऊं यार। आई हैड नोन इट, काश मुझे पहले से पता होता। एवर सिंस, एवर सिंस मतलब जब से। वी लेफ्ट पोर्टलैंड, हम पोर्टलैंड से रवाना हुए थे, तो ठीक है। पोर्टलैंड कहाँ पे है? मेन में है, ठीक है, वहाँ पे पोर्टलैंड है। और जा रहे हैं ये लोग बोस्टन, और ये समुद्र अमेरिका के ईस्टर्न साइड में के किनारे किनारे है ये सब कुछ। अटलांटिक महासागर है यहाँ पे, अटलांटिक ओशन। जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, मैप में आपको मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, आप ठीक से वॉच कर लीजिए, इसी बहाने आपको थोड़ा सा लोकेशंस का भी पता चलेगा। तो काश अगर मुझे पता होता, हाउ आई विश, है ना, ये चीज़ें पश्चाताप, रिग्रेट वाली भावना होती है, हाउ आई विश, हाउ आई विश
आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाउ आई विश, मतलब काश ऐसा होता, नहीं हुआ, ऐसा होता तो वो वहाँ पे हम आई विश का लगाते हैं। व्हेन माई मदर वॉज ऑक्यूपाइड विद रीडिंग हर बुक, भाई मेरी माँ जो है वो बिजी थी, किताब पढ़ने में बिजी थी। आई स्लिप्ड अवे, मैं चुपके से उनकी नज़र बचा खसक ली, एंड एंटर द नेक्स्ट कार, जाके दूसरी कार में मैं घुस गई। तो वो जो वैगन्स होते हैं, कार होंगी, वो एक दूसरे से जुड़ी होंगी, जैसे आजकल स्लीपर और एसीज वगैरह जुड़े होते हैं। आई टुक एन अनऑक्युपाइड सीट, मतलब अनऑक्युपाइड का मतलब खाली सीट जो थी जिस पे कोई बैठा नहीं था, मैं जाके वहाँ बैठ गई। नियर द एंड, कार के जो सीटें बनी थी एंड में जाके बैठ गई। इट वॉज हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा बीत गया, सिंस आई वॉज सिटिंग देयर वेटिंग टू से हेलो। मैं आधा घंटा बीत गया, मैं बस हेलो कहने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कह नहीं पाई। क्यों? किसको कहना चाहती थी? टू मिस्टर डिकिन, बट लेकिन ही सीम्ड टू बी सो बिजी, वो इतना बिजी नज़र आ रहे थे कि वन जेंटलमैन आफ्टर अनदर केम, जेंटलमैन में सज्जन पुरुष, अच्छे लोग है ना, तो अनदर केम टू एक्सचेंज अ वर्ड फॉर ग्रीटिंग विद हिम, क्योंकि कोई ना कोई उनके पास पहुंच ही रहा था, और सब लोग लगभग लगभग बड़े लोग थे और ये बच्ची थी, तो ग्रीट करने के लिए हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समय रहा हो, है ना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी किताबें, सब चर्चाएँ वगैरह। सो दैट ही वॉज नेवर फॉर अ मोमेंट अलोन, पल भर के लिए भी वो अलग हो ही नहीं रहते, अकेले पड़ ही नहीं रहते, कोई ना कोई उनको घेरे रहता था। मैं बच्ची बनी बेचारी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब लोग घेरे हुए हैं, मैं यहाँ बैठ के इंतजार कर रही हूँ। व्हाट इज दिस टेल यू अबाउट द डिकेंस पॉपुलैरिटी, के यू फाइंड योर आंसर्स, या वेबसाइट पर विजिट करिए। सडनली अचानक मिस्टर ऑसगुड अरोज, मिस्टर ऑसगुड उठे, जो उनके बगल में बैठे हुए थे ना, ये सीट है, और यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, लोग आके मिल रहे हैं। एंड विद एन अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब होता है भैया क्षमा कर दो, है ना, वैसे एक प्रकार से यहाँ पे इसका मतलब है एक्सक्यूज़, ठीक है, कि एक्सक्यूज़ मी, वेंट इनटू द एडजेसेंट कार, एडजेसेंट कार मतलब जो बगल वाली कार जो थी, सट के जो बगल वाली कार थी, वहाँ चले गए तीसरे डिब्बे में, तो कुछ काम रहा होगा। आई नेवर न्यू हाउ इट हैपेंड, अब यहाँ पर आप देखिए ना, हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें खुद नहीं पता होता, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, है ना। फर्स्ट टाइम आपको स्टेज पे बुलाया गया, मान लीजिए घबराते घबराते आप गए, माइक पकड़ा, और जो 4-5 मिनट पर आप डिबेट करके लौट के आए, या कुछ भी बोल के जो बुलाने के लिए बुलाया गया था बोला कि आए, उसके बाद लोगों ने क्या यार, क्या 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 प्रेजेंटेशन दिया है, अब आप हक्के बक्के, यार कैसे हो गया यार, मैं तो इतना घबरा रहा था, कैसा था, मुझे खुद भी होश नहीं यार, बस मैं बोले चले जा रहा था, बोले चले अपने आप निकल रहा था मुँह से यार। नेचुरल टैलेंट होता है ना, तो ऐसे ही होता है। कभी कभी अदृश्य ताकतें हमसे कुछ ऐसा करा लेती हैं। तो उन्होंने अपनी ओरिजिनल राइटिंग में भी लिखा है कि मतलब अपने आप जैसे कोई ताकत मुझे उनके पास घसीट ले गई थी। नेवर न्यू हाउ इट हैपेंड, मुझे नहीं मालूम कैसे ये हुआ। आई हैड नो प्लान, मेरा कोई पहले से प्लान नहीं था कि मैं इस तरह से वहाँ मिलूँगी। नो प्रिपरेशन, कोई मैंने तैयारी नहीं की थी। नो इंटेंशन, कोई मेरा इरादा भी नहीं था, है ना, मन भी नहीं था कि मतलब मैं ऐसा करूं। नो प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब होता है उकसाना, उकसाना का मतलब होता है कि भाई किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप एकदम प्रोवोक हो गए, चिढ़ा के, गुस्सा दिला के, कमियां गिना के, या तुम ये कर नहीं सकते, यानी कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था। बट इनविजिबल रोप्स पुल्ड मी आउट माई सीट, लेकिन रोप्स मतलब रस्सी, पुल्ड मी मतलब मुझे खींचा, सीट मतलब मेरी सीट से खींचा, इनविजिबल मतलब ना दिखाई देने वाला, अनदेखा, है ना, जिसे मतलब ना देखा गया हो। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी रस्सी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वो मुझे खींच के ले गई। क्योंकि देखिए हम जो है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, पर हमारी जो इंट्यूशन होती है, हमारी जो आत्मा सोल होती है, एक सोल फोर्स होता है, शायद वो काम कर रहा था, क्योंकि दिल से, वो जब दिल से हम कोई चीज़ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ताकत अलग से मिलती है, दिव्य तक ताकत मिलती है। आई रश थ्रू द आइल, आइल हो गया मतलब जो गलियारा टाइप का आप कह सकते हो। आइल का मतलब गलियारा ना, जब जैसे मान लीजिए सीटें यहाँ लगी हुई हैं, सीटें यहाँ लगी हुई हैं, यहाँ लगी हुई हैं, तो ट्रेन में आप गए होंगे तो उसके बीच का रास्ता होता है ना, आपको यहाँ बैठना हो, यहाँ चले जाओ, तो उस आइल में होते हुए पीछे बैठी हुई थी बेचारी, दौड़ के गई, है ना, रश का मतलब तेज़ी से। और मिस्टर ऑसगुड चले गए थे, जगह खाली हो ही गई थी, अब उनके बगल कौन बैठेगा, किसकी हिम्मत है। आई रश थ्रू द आइल एंड सैट डाउन टिमोरसली, अनबिडन गेस्ट, सीट ऑफ ऑनर। मैं जाके बैठ गई। टिमोरसली मतलब होता है कि डरते डरते, घबराते घबराते मैं जाके उनके पास बैठ गई। अनबिडन का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान की तरह, बिन बुलाए मेहमान। और सीट ऑफ ऑनर मतलब वो सीट जहाँ बैठने से आपका सम्मान बढ़ जाए। वैसे रिलीजियस पर्पज़ के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन सीट ऑफ ऑनर यहाँ पे है जो डिकेंस जहाँ बैठे हुए थे ना, तो उनके बगल में जाके बैठना बड़े सम्मान की बात है। अभी आप ही मान लीजिए फ़ैन हैं आप, जैसे अमिताभ बच्चन तो मेगा स्टार हैं, है ना, अभी उनकी काल की फ़िल्म जो रिलीज़ हुई है, और शायद 28,000 करके ऐसी कुछ उसकी डेट है एडी में, तो
ज़बरदस्त वो मतलब कमाई भी कर रही है, हिट भी हो रही है, चर्चा का विषय बनी। तो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की बड़ी तारीफ़ हो रही थी उसके अंदर। प्रभास जी उनके बहुत से फ़ैन हैं। तो मान लीजिए ये लोग मिल जाएँ आपको ट्रेन में, तो क्या बीतेगी आपके ऊपर? और फिर आपको उनके बगल जाके बैठने का मौका मिल जाए तो क्या कहना ही है। आप सेल्फ़ी लेंगे, चर्चा करेंगे, अरे अमिताभ के बगल में बैठा था, या शाहरुख के बगल में बैठा था, सीट ऑफ ऑनर। आई हैड अ मोमेंट टू रिकवर माई इक्वैनिमिटी। देखिए इक्वैनिमिटी मतलब होता है कि रिकवर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। रिकवर का मतलब होता है टू रीगेन। आप रीगेन कह सकते हो या टू कम अगेन और रिटर्न टू द स्टेबल कंडीशन। जैसे मान लीजिए अगर आप बीमार चल रहे हो, ठीक हो जाते हो, तो आप कहते हो मैं रिकवर हो गया। और यहाँ तो वो घबराई घबराई वहाँ गई हुई थी, तो उसे नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशन में, है ना, सांसें तेज़ चल रही होंगी, हृदय की धड़कन बढ़ रही होगी, जाके वहाँ बैठ गई बिना पूछे, बिना बुलाए। तो यहाँ पे रिटर्न टू इक्वेनिमिटी मतलब हो गया कि कामनेस ऑफ टेम्पर, कंपोजर, माइंड, मूड, फीलिंग्स। तो अपने को स्थिर करने में, शांत करने में जो मुझे टाइम मिलना था, पल भर के लिए मुझे वो टाइम मिल गया। मैंने आपको थोड़ा-सा नॉर्मल किया। आप यहाँ कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आप कह सकते हो, ठीक है? मैंने आपको अपने माइंड को दुरुस्त किया थोड़ा-सा, है ना, पल भर के लिए। और रिकवर का मतलब टू गेन बैक, टू रीगेन, ठीक है? फॉर डिकेंस वाज़, फॉर मतलब यहाँ पे बिकॉज़ डिकेंस वाज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। जब मैं वहाँ जाके बैठी, तो तुरंत उनकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो विंडो के बाहर देख रहे थे। बस उसी दौरान मैंने अपने आप को थोड़ा-सा नॉर्मल कर लिया। द नेक्स्ट मोमेंट ही टर्न्ड एंड सेड। अगले ही पल जब वो मुड़े, है ना, पता चल जाता है कोई ना कोई बगल में आया है, तो अपने आप मुंडी हिल जाती है। एंड सेड विद जस्टिफाइबल सरप्राइज। सरप्राइज मतलब हक्के बक्के, भौचक्के एकदम। जस्टिफाई का मतलब, जस्टिफाइबल का मतलब होता है जायज, ठीक, वाजिब, है ना भाई, ऐसा होना ही था, वाजिब। तो उनका सरप्राइज होना ना जस्टिफाइएबल था। कोई भी होता तो सरप्राइज हो जाता। दैट इज़ वाई इट इज़ जस्टिफाइएबल। गॉड ब्लेस माई सोल। देखिए इसके पीछे बहुत चक्कर में मत पड़िए आप। इसका हिंदी मीनिंग मत निकालिए। गॉड ब्लेस माई सोल बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगा। ये दरअसल सरप्राइज़ के लिए इंग्लिश भाषा में यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो हम कह सकते हैं कि या अल्लाह, या खुदा, हे भगवान। बल्कि इससे ज़्यादा बेटर होगा रब राखा। रब राखा तुम कहाँ से चली आई? रब राखा कहाँ था तू इतनी देर तक? लाइक दिस। वेयर डिड यू कम फ्रॉम? तुम कहाँ से आ टपकी? कहाँ से आई भाई? गॉड ब्लेस सोल, खुदा खैर करे, ये भी हम कह सकते हैं इसको। आई केम फ्रॉम हॉलिस मेन। देखिए हॉलिस जो है मेन सिटी स्टेट का नाम हो गया। हॉलिस उस स्टेट में जगह हो गई। आई स्टैमर्ड, हकलाते हुए जब आप बोलते हो ना, आई केम फ्रॉम हॉलिस मेन, लाइक दिस, एंड आई एम गोइंग टू चार्ल्स टाउन। तो देखिए यहाँ पे हॉलिस हो गया, मेन हो गया, और मैं जा रही हूँ चार्ल्स टाउन। देखिए चार्ल्स टाउन जो है ये है वेस्ट वर्जीनिया में। बोस्टन जो है जहाँ ये लोग जा रहे हैं, जहाँ पे उतरेंगे, वो है मैसाचुसेट्स में, वहाँ का कैपिटल सिटी है। टू विजिट माई अंकल, मैं अपने अंकल को विजिट करने के लिए जा रही हूँ। माई मदर एंड अ कज़िन वेंट टू योर रीडिंग लास्ट नाइट। अब ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि मेरी माँ और मेरी कज़िन वेंट टू योर रीडिंग, तुम्हें पढ़ने के लिए गए लास्ट नाइट, पर ऐसा मीनिंग नहीं है। मैं यहाँ पे बता दूँ कि आज भी जैसे कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं तो कवि खुद आकर अपनी कविताओं को पढ़ते हैं और ऑडियंस होती है जो उनको सुनती है। उसी प्रकार से उस समय इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे जहाँ पर जो राइटर्स होते थे बुक के खुद आते थे और खुद अपने मतलब जो भी उनकी राइटिंग्स होती है उसको पढ़कर सुनाते थे, लोग उसको सुनते थे और थोड़ा डिस्कशंस वगैरह वहाँ पे होता था। जो फ़ैन होते थे वो जाते थे। तो लास्ट नाइट पोर्टलैंड में मतलब वो जो उनकी माँ होती है ना, वो अखबार में पढ़ती है कि भाई पोर्टलैंड में, ये तो होलिस में रह रहे तो होते हैं, पोर्टलैंड जो है थोड़ा सा दूर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता। तो वहाँ पर नाइट में आने वाले हैं डिक्कन साहब, और वो ही विल रीड, है ना, अपने वर्क में से वो रीडिंग करके सुनाएंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये टिकट लेते हैं ये लोग। टिकट बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो 2 लोग जाते हैं, माँ और कज़िन जाती है, इनको छोड़ देते हैं। यहाँ जो लिखा गया वो लिखा गया है कि माँ और मेरी कजिन वेंट टू योर रीडिंग लास्ट नाइट, मतलब उसी इवेंट में, बट बिकॉज 3 कुड नॉट गो फ्रॉम द सेम फैमिली। अब एक परिवार से 3 लोग जा नहीं सकते थे। तो यहाँ पे क्यों नहीं जा सकते थे, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द टिकट, एक्सपेंसिवनेस ऑफ टिकट। सो स्टेट बैक, मैं वापस रह गई। दरअसल होता क्या है कि वो हॉल सिटी तक पीछा करती है इनका, बस उसे इवेंट में वो लोग नहीं ले जाते। देयर वॉज अ लेडी देयर हु हैड नेवर हर्ड ऑफ बिट्सी ट्रॉटवुड। अब देखिए यहाँ पर वो ताना मार रही है। बच्चे ऐसी बात करते हैं ना तुरंत, मतलब बच्चों में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, वो बस उनकी पसंद नापसंद एकदम क्लियर कट होती है विद ए डिवाइडेड वॉल। तो बड़े होते होते हम लोग मैनिपुलेशंस,
गैस तमाम चीज़ों में लग जाते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पे एक लेडी थी ना, वो कह रही थी कि उसे बेटसी ट्रॉटवुड के ही बारे में नहीं पता, वहाँ पे डिस्कशन हुआ होगा ना, एंड हैड रेड ओनली 2 ऑफ योर बुक्स, और उन्होंने सिर्फ आपकी 2 ही किताबें पढ़ी हैं। देखिए बेटसी ट्रॉटवुड जो है वो डेविड कॉपरफील्ड है ना, फेमस नॉवेल है उनकी चार्ल्स डिकन की, तो उसमें डेवी नाम का कैरेक्टर है, डेविड 10 साल का लड़का है, और बेटसी ट्रॉटवुड जो है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है, आंट है उनकी, ग्रेट आंट। बाद में उनकी मदद भी करती है वो डेविड की। तो पता है उनको वही नहीं पता, और सिर्फ उन्होंने 2 ही किताबें पढ़ी हैं। ऐसे बच्चे बहुत बताते हैं। तो अब देखिए प्रश्न बन गया ना, वैसे ये व्हाट डज द नरेटर विश टू कन्वे बाय सेइंग दिस, भाई इसे तो आप ढूंढिए। डू यू मीन टू से दैट यू हैव रेड मैनी, ही इंक्वायर्ड। जब आप वो भाई वो जब बच्ची बोल रही थी कि उन्होंने सिर्फ 2 ही किताबें पढ़ी हैं, तो नरेटर तो भाई बहुत ही नेचुरल से क्वेश्चन होगा, तो क्या तुमने बहुत सारी पढ़ी हैं क्या? ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल, क्यों नहीं, आई हैव, मैंने पढ़ी हैं। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, एवरी वन ऑफ देम, हर किताब पढ़ डाली है, एंड सम ऑफ देम 6 टाइम्स, और कुछ को तो मैंने 6 बार पढ़ा है। माई गॉड, ब्लेस माई सोल, खुदा खैर करे। ही एक्सक्लेम्ड, दोज लॉन्ग थिक बुक्स, बड़ी बड़ी लंबी मोटी किताबें, एंड यू सच अ स्लिप ऑफ ए थिंग। देखिए स्लिप ऑफ ए थिंग जो है ये ईडियम है, जिसका मतलब होता है कि वेरी थिन वेरी स्मॉल, पतला सा, छोटा सा। और यहाँ अगर हम कहें काम चलाऊ भाषा में, जब हम आम बोलचाल की भाषा यूज करते हैं कि इतनी पिद्दी सी हो तुम, और इतनी मोटी मोटी लंबी लंबी किताबें पढ़ डाली, इतने मोटे मतलब ज़्यादा पेज वाली। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बीता, वन ऑफ माई हैंड्स वॉज इन हिज, मेरा एक हाथ उनके हाथ में था, एंड हिज आर्म अराउंड माई वेस्ट, और मेरी कमर पर उनका हाथ था, है ना। अब देखिए ये भी कितना शो करता है कि कितना मिलनसार थे डिक्कन्स, उस बच्ची को कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। वाइल वी टॉक्ड ऑफ मैनी थिंग्स, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत की। आई विश, फिर आ गया ना, आई विश, काश आई कुड रिकॉल स्टिल मोर हिज, क्योंकि ये देखिए 1968 की घटना है और 1912 में ये लिख रही हैं, तो कह रही हैं कि काश, है ना, आई कुड रिकॉल, रिकॉल मतलब होता है कि याद करना, स्टिल मोर, मैं कुछ और याद कर पाती जो मैं यहाँ पे लिख पाती, है ना। तो भाई इतनी पुरानी घटना है, फिर भी मुझे जो याद है मैं लिख रही हूँ। कि मेरी जो कन्वर्सेशन मानी, जो उनसे बातचीत हुई थी, काश मैं उसमें से कुछ और याद कर पाती, बट आई वॉज टू हैप्पी। लेकिन उस वक्त मैं इतनी खुश थी ना, टू एक्सिलरेटेड, एक्सिलेटेड मतलब बहुत प्रसन्न थी, मेरा दिल बल्ले बल्ले हो रहा था, फीलिंग्स ऊंचे आसमान में थी, 7वें आसमान भी थी एक प्रकार से कह सकते हो, जो फ्रेज हम यूज़ करते हैं। एंड साथ ही साथ टू इनएक्सपीरियंस, लेकिन इतनी कम अनुभव था उस वक्त, में 12 साल की थी, मतलब मुझे दुनिया की नॉलेज, चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में उतना नहीं पता था कि मैं ठीक डिसीजन ले सकूं, किसी चीज़ की वैल्यू उस हिसाब से कर सकूं। तो वो कहती हैं बस वो कि मैं तो बस मिलने में ही उनकी खुश थी, बात किए चली जा रही थी, एंड इतनी इनएक्सपीरियंस थी टू टेक कॉन्शियस नोट्स ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब अब यहाँ पे उसे क्या मालूम कि इंटरव्यू जैसी चीज़ है ये, है ना। चार्ल्स डिकेंस जैसे लोग से इस तरह की बात करना और पूछना एक इंटरव्यू से कम नहीं है। कॉन्शियस मतलब होता है अवेयर, पता होना, आपके माइंड में पहले से जानकारी होना। देखिए कॉन्शियस में क्या होता है कि हम सजग होते हैं काफ़ी, है ना, हम अवेयर होते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही नेचुरली वो अपना वर्क करते हैं, नेचुरल फ्लो में जाते हैं, वो कॉन्शियस नहीं होते किसी भी चीज़ को लेके। जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो क्या आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर बाइक चलाते हैं? क्या आप बातचीत करते रहते हैं, उसके बावजूद भी आपके हाथ वगैरह क्लच पे और ब्रेक पे, एक्सीलेटर पे, गाड़ी का मुड़ना रुकना, अपने आप गियर वगैरह बदलना, अपने आप सब होता रहता है। आप चलते रहते हो तो कभी आपका हाथ नाक पे जा रहा है, कभी कान पे जा रहा है, कभी खुजली हो रही है, आपके हाथ पैर कहाँ चल रहे हैं, दूसरा कोई वॉच, तो आप बोल रहे हो तो आपके हाव भाव, आपके बॉडी लैंग्वेज, तो अपने आप जो कुछ होता है ना, वो होता है अनकॉन्शस, वो कॉन्शस नहीं है, सब कॉन्शस होता है वो। तो मैं इतनी छोटी थी और इतनी इनएक्सपीरियंस थी कि मैं समझ नहीं पाई कि उस इंटरव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, कि मुझे ध्यान देना चाहिए था क्या क्या बातें हो रही हैं, उसके नोट्स लेने चाहिए थे या दिमाग में चीज़ें रखनी चाहिए थी, इतना मुझे पता नहीं था। दैट इज़ वाई आई वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। मैं नहीं समझ पाई कि उस मीटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, बस मैं अपने फेवरेट चहेते से मिल रही थी। व्हाट बुक ऑफ माई माइंड यू लाइक बेस्ट। अब देखिए परीक्षा शुरू हो गई, पूछना, तुम्हें मेरी कौन सी किताब अच्छी लगती है, डिकेंस ने पूछा। आई रिमेंबर, मुझे याद है मैंने उत्तर दिया था, ओ आई लाइक डेविड कॉपरफील्ड, मुझे डेविड कॉपरफील्ड सबसे बेस्ट लगती है। दैट इज़ द वन आई हैव रेड, और मैंने 6 बार इसको पढ़ा है। 6 टाइम्स, गुड गुड, 6 बार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
ही रिप्लाइड, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक डेवी। अब मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें डेवी पसंद है। डिक्कन्स कह रहे हैं, सो डू आई, मुझे भी डेवी पसंद है। अब बताइए, चार्ल्स डिक्कन्स से इस तरह की बात निकलवा लेना। आई लाइक इट द बेस्ट, मुझे भी बेस्ट है, पसंद ही नहीं बेस्ट। दैट वाज द ओनली रिमार्क, यही उनका जो कमेंट था, जो उन्होंने बोला था, दैट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द अदर पैसेंजर। अदर पैसेंजर का ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला गया। हु लुक्ड, हु मतलब पैसेंजर्स, लुक्ड इन आवर डायरेक्शन। नाउ नाउ एंड देन का मतलब था यदा कदा, यहाँ मतलब जब तब रह के, रुक रुक के वो हमारी तरफ देख ही रहे थे जब बातचीत हो रही कि बच्ची बातचीत की चली जा रही है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि डेवी भी मुझे पसंद है, तो लोगों का ध्यान तुरंत चला गया और उन्हें डिक्कन्स की पसंदीदा करेक्टर के बारे में जानकारी मिली। वी वर फास्ट अप्रोचिंग द स्टेशन इन बोस्टन, हम बोस्टन पहुंच ही रहे थे। जैसे मैंने बताया कि मैसाचुसेट्स में उसका कैपिटल सिटी है। एंड द पैसेंजर्स बिगेन टू कलेक्ट देयर रैप्स एंड बंडल्स, तो वो भाई अपना सामान वगैरह सब जो है जो लपेट उपेट के रखा था और बंडल्स वगैरह सब इकट्ठा करने लगे। लगेज मिस्टर ओसगुड हैड 2 or 3 times मेड। हाँ, आपका ध्यान नहीं गया होगा कि मिस्टर ओसगुड जब वहाँ चले गए थे तो क्या वो लौटे नहीं, क्या जब बच्ची इतनी देर से उनकी जगह बैठी हुई थी। मिस्टर ओसगुड लौटे 2 से 3 बार, मेड हिज अपीयरेंस, प्रकट हुए भैया वो, है ना, प्रकट। बट हैड बीन वेव्ड अवे विद स्माइल बाय डिक्कन, लेकिन डिक्कन ने, है ना, मुझसे बातचीत करते हुए बिना उनसे कुछ बोले हुए अपने हाथ से स्माइल करके, इशारा करके, भैया भैया तुम दूर ही रहो। अवे मतलब हाथ से इशारा करके, भाई दूर ही रहो, मत आओ यहाँ पे। आई स्माइल दैट सीम टू से, जो कि बोले नहीं, स्माइल मुस्कुरा के, यानी तुम समझ जाओगे बच्ची बैठी हुई है, डिस्टर्ब मत करो। यू विल एक्सक्यूज़ मी, जैसे वो स्माइल कह रही हो, माफ़ करना दोस्त, आई नो, मुझे मालूम है तुम आना चाहते हो, यहाँ बैठना चाहते हो, बट दिस चाइल्ड हैज़ द राइट ऑफ वे। देखिए, राइट ऑफ वे भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि फर्स्ट लीगल राइट टू क्रॉस द रोड और टू गो थ्रू द रूट, मतलब किसी सड़क को पार करना, किसी सड़क पे चलने का पहला अधिकार आपका है। पर यहाँ पे सड़क की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीट की बात हो रही है। तो दिस गर्ल मिसिस केट को यहाँ पे बैठने का अधिकार पहला है। मिस्टर ऑसगुड, आप वहीं रहो। आखिर डिक्कन्स को भी एक छोटी सी बच्ची में अपना इतना बड़ा फ़ैन मिला था। डिक्कन्स टुक मी बैक टू माई फॉरगटन मदर, और उसके बाद डिक्कन्स खुद मुझे फॉरगटन मदर के पास लेके गए। ये फ़नी है क्योंकि भैया माँ को छोड़ कर मेरे यहाँ चली आई थी, तो माँ को भूल ही गई थी, तो मेरी भूली हुई माँ के पास लेके गए एंड इंट्रोड्यूस माई हिमसेल्फ, और ख़ुद को अपना इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि भाई उन्होंने तो देखा ही होगा, उनको जानती होंगी, बट फिर भी डिक्कन्स ने इंट्रोड्यूस कराया। देखिए कितना हम्बल नेचर है डिक्कन्स का, कोई घमंड नहीं कि भेज देते कि बच्ची अब तुम जाओ अपनी माँ के पास। आई स्टिल क्लिंगिंग टू हिज हैंड, क्लिंग मैंने चिपके हुए एकदम अपने उनके हाथ से हाथ पकड़े हुए, छोड़ ही नहीं रही थी। लेफ्ट द कार, मैं डिब्बे से नीचे उतरी। वॉक डाउन विद हिम, मैं उनके साथ प्लेटफॉर्म तक गई। अनटिल ही डिसअपियर्ड इन द कैरेज, भाई देखिए स्टेशन के बाहर ना निकले तो भाई घर वाले कुछ लोग जो है लेने के लिए आए होते हैं, रिसीव करने के लिए, उनके घर में गाड़ी वगैरह होती है या किराए की गाड़ी कुछ भी हो, या आप हैं तो पैदल चले जाओ, या टैक्सी करके आप चले जाओ, या रिक्शा करके चले जाओ। भाई आपको स्टेशन से बाहर निकले तो घर तो जाने जाना है। तो मैं प्लेटफॉर्म में तब तक उनके साथ रही, उनके हाथ को पकड़ी जब तक कि कैरेज में बैठ कर वो गायब नहीं हो गए, यानी चले नहीं गए। दैट वॉज माई लास्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स माने झलक, ऑफ हिम, ये मेरी लास्ट झलक थी उनकी, जब मैंने अपने रियल देखा उनको फिजिकली अपनी आंखों से। इसके अलावा फिर केट डगलस को फिर बाद में मौका ना मिला होगा। बट पिक्चर्स मेड इन चाइल्डहुड, लेकिन लोग कहते हैं कि चाइल्डहुड में जो पिक्चर्स इमेजेस है ना जो बनती हैं, आर पेंटेड इन ब्राइट ह्यूज़। वैसे भी मैं कह दूं, है ना भाई, आप सहमत हो कि ना हो, कि जब हम कितने भी बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं 54 ईयर्स का लगभग हो रहा हूँ इस वक्त, तो जो जब हम यादों की बात करते हैं तो 30 ईयर्स की एज, 40 ईयर्स की एज वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। यादें बचपन की ही होती हैं, बचपन की यादें, उनका अलग ही स्थान होता है हमारे जीवन में। वो जल्दी नहीं भूलती कुछ घटनाएं। तो जिस तरह से एक पेंटिंग होती है जो ब्राइट ह्यूज़ माने कलर्स, ब्राइट माने चटकीले कलर्स, वो दूर से ही नज़र आ जाती है और उसको फेड होने में टाइम लगता है। तो वही कहती हैं कि बचपन में जो घटनाएं घटती हैं, है ना, उनकी छाप हमारे दिमाग में ऐसी पड़ती है कि वो फेड नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही वाइब्रेंट होती है हमारे दिमाग में, ब्राइट कलर्स की तरह फ्रंट में रहती हैं जैसे। एंड दिस वन हैज़ नेवर फेडेड, और ये वाली जो पिक्चर है ये तो कभी फेड हुई नहीं। फेड माने हल्का होते जाना और डल होते जाना, गायब हो जाना धीरे धीरे करके, लेकिन ये कभी भी फेड नहीं हुई। मतलब उनसे मिलने की मेमोरी, और उस मेमोरी से जो दिमाग में उनके साथ बिताए पलों के जो इमेजेस अभी भी मेरे दिमाग में आ जाती हैं जब मैं याद करती हूँ, क्योंकि वो फेड नहीं हुई हैं। इंग्लिश वी कैन से दैट कि पेंटेड इन ब्राइट ह्यूज़ means that memory is vivid and clear as if painted in bright colors which has not ever disappeared from my mind। ऐसे मैं भी जब बचपन की याद करता हूँ तो मुझे बीते दिनों की अपनी क्लास में अपनी क्लास की मैम तक की सर तक की इमेज याद आ जाती है। अब कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कभी नहीं भूलती।
तो ये एक मेमोयर था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डज डिकेंस बिहेवियर विद द नरेटर टेल यू अबाउट, है ना, तो उनके हम्बल नेचर के बारे में पता चलता है। तो ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे अडाप्टेड फॉर्म में। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, चाइल्ड जर्नी विद डिकेंस बाय केट डगलस विगिन। डिकेंस जो है ज़्यादा दिन नहीं जिए, मात्र 58 ईयर्स तक उनका जीवन रहा। 1812 में उनका जन्म हुआ था और 1870 में ही डाइड, और 1868 में ये मुलाकात हुई थी, सोचिए 2 साल पहले। तो एक प्रकार से कहा जाए तो उन्हीं को डेडिकेटेड ये नॉवेल रही थी, है ना, चाइल्ड्स जर्नी विद डिकेंस, है ना। अनफॉरगेटेबल मीटिंग, अनफॉरगेटेबल चेरिस्ड मेमोरी, विविड क्लियर लाइक अ पेंटिंग इन ब्राइट एंड ह्यूज कलर्स। तो क्या फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप जो है ऑनलाइन डाउट सेशंस बुक करिए, बहुत ही लो पेमेंट्स पे। वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। सो ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं, किसी दूसरे ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल बट टेक केयर आल्सो।